आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्रोटीन सीक्वेंसिंग की जाती है थ्रू मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कोई भी अगर प्रोटीन या पेप्टाइड सीक्वेंस है, उसका कैसे फ्रेगमेंटेशन होता है और उस फ्रेगमेंटेशन से कैसे एक आयन स्पेक्ट्रम इस तरह का जनरेट होता है। और फिर फाइनली इसी स्पेक्ट्रम से कैसे हम प्रोटीन सीक्वेंस मालूम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के लिए एक पेप्टाइड सीक्वेंस ले रखा है, दैट इज सेरीन, एलेनिन, मेथियोनिन, प्रोलिन, ल्यूसीन एंड ग्लूटामेट। ठीक है, तो इसमें इधर वाला इसका एन टर्मिनल होगा और ये सी टर्मिनल है। नॉर्मली पेप्टाइड प्रोटीन ऐसे ही लिखा जाता है, एन टर्मिनल ऑन द लेफ्ट साइड एंड सी टर्मिनस ऑन द राइट साइड। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं SAMPLE, सैंपल। सो ये हमारा पेप्टाइड सीक्वेंस हो गया है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या कि इस पेप्टाइड जो भी सीक्वेंस है, इसका हम देखें कैसे इसका फ्रेगमेंटेशन होता है सीक्वेंशियली, और फिर करस्पॉन्डिंग आयन स्पेक्ट्रम यहाँ पे जनरेट कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे दिया है अबंडेंस ऑफ द आयंस और वाई एक्सिस पे है m/g, दैट इज द मास टू चार्ज रेशियो। ठीक है, तो फिर से अगर हम इसको रिपीट करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि इस पेप्टाइड का कैसे फ्रेगमेंटेशन होगा और फिर कैसे करस्पॉन्डिंग आयन स्पेक्ट्रम यहाँ जनरेट होगा। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में होता क्या है कि जो भी पेप्टाइड है उसका सीक्वेंशियल क्लीवेज होता है। सीक्वेंशियल मतलब वन रेजिड्यू एट ए वन टाइम। तो जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग रेजिड्यू क्या है सेरीन का, तो जो फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा। तो जस्ट नेक्स्ट टू द सेरीन यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होगा। तो जो पेप्टाइड या जो भी रिजल्ट बन के आएगा वो इस तरह से आएगा। तो एक सेरीन रेजिड्यू अलग हो गया और एक करस्पॉन्डिंग AMPLE पेप्टाइड अलग हो गया। ठीक, तो चूंकि ये पहला आयन है या रेजिड्यू कह लें तो इसको हम नंबरिंग देते हैं 1, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में इसको बोलते हैं B1। ठीक है, पहला आयन है। तो दो तरह के आयंस होते हैं, बी आयंस एंड वाई आयंस, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो अभी फिलहाल समझने के लिए इसको हमने बोला B1 आयन। अच्छा, अब इसका जो स्पेक्ट्रम आएगा वो यहाँ पे कैसे आएगा, इस तरह से आएगा कि कोई भी एक स्पेक्ट्रम होगा, इसको हम आयंस बोलते हैं, और ये 71 जो है ये m/g वैल्यू है। तो ये मुझे पता है कि सेरीन की इतनी ही होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो सेरीन की m/g वैल्यू यहाँ पे 71 दी है, और ये पहला जो आयन आया वो सेरीन का हो गया। तो इस तरह से पहले रेजिड्यू का आयन यहाँ पे आ गया, तो इसको B1 भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब जो सेकंड क्लीवेज होगा वो नेक्स्ट टू एलेनिन होगा, यहाँ पे क्लीवेज होगा। ठीक है, जब इसका क्लीवेज होगा तो एक पेप्टाइड ये बनेगी और एक पेप्टाइड ये बनेगा। तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा कि एस और ए का एक पेप्टाइड है और एमपीएलई का एक पेप्टाइड है। तो इसको हम बोलेंगे B2 आयन। ठीक है, तो इसका जो आयन यहाँ पे दिखेगा स्पेक्ट्रम में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो B2 आयन, m/g वैल्यू हमें इसकी पता है तो हमने यहाँ पे इसकी लिख दी 159। उसी तरह से जो नेक्स्ट क्लीवेज होगा यहाँ पे होगा, तो जो पेप्टाइड बनेगा वो किस तरह से बनेगा, SAM एंड देन PLE। तो इसको हम बोलते हैं B3 आयन। तो इसका भी आयन उसके B2 के आगे आएगा, दैट इज B3। तो यहाँ भी सीक्वेंशियली देखिए आ रहा है B1, B2 एंड B3। अब अगेन यहाँ पे क्लीवेज होगा नेक्स्ट P के बगल में, तो जो पेप्टाइड बन के आएगा SAMP एंड देन LE। तो इसको हम बोलते हैं B4 आयन। तो इसका भी आयन स्पेक्ट्रम यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट वाला होगा आपका B5। तो इसका भी यहाँ पे आयन स्पेक्ट्रम आ गया B5 का भी। अब इसके बाद क्या बचता है, पूरे पेप्टाइड का मास, तो उसका भी एक आयन आता है। तो हमने यहाँ पे इसका B6 भी लिख दिया है, दैट इज 629। सो दैट करेस्पॉन्ड्स टू द होल पेप्टाइड। तो इस तरह से किसी पेप्टाइड का आयन स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। तो अगर इसको हम समराइज करें तो कोई पेप्टाइड होता है उसका सीक्वेंशियल फ्रेगमेंटेशन होता है, और उससे करस्पॉन्डिंग B1, B2, B3, B4 एंड B5 आयन जनरेट होते हैं। और वो आयंस यहाँ पे सीक्वेंशियली उसका आपको अबंडेंस दिखेगा। तो इस तरह से आयन स्पेक्ट्रम जनरेट होता है प्रोटीन सीक्वेंसिंग बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये आता है कि हमने बी आयंस की बात तो कर ली,
लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हुआ तो करेस्पॉन्डिंग पेप्टाइड यहाँ भी जनरेट हुआ ना, एक एमपीएल ई हुआ, एक एमपीएल ई हुआ, फिर ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये सारे जो पेप्टाइड्स हैं इनके भी आयंस यहाँ पे तो आने चाहिए ना, क्योंकि हैं तो सेम सिस्टम में, तो इसके भी आते हैं। तो इसको हमने बी आयंस बोला था, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, ये बी आयंस है, ठीक है, बी आयंस इनको बोला। और जो इधर आ रहे हैं राइट साइड पे, इसको हम बोलते हैं वाई आयंस, ठीक, ये वाई आयंस हो गया, ये बी आयंस था। तो वाई आयंस में नंबरिंग स्टार्ट होती है बॉटम से, तो ये इधर से ऊपर की तरफ जाएगा। बी आयन में क्या था, ये ऊपर से नीचे की तरफ नंबरिंग थी। तो यहाँ पे जो पहला रेजिड्यू है ये होगा y1, ठीक है। दूसरा रेजिड्यू होगा यहाँ पे y2, ये होगा y3, ये होगा y4, और ये होगा y5, और फिर फाइनली y6। तो इस तरह से y आयंस की नंबरिंग होगी। इसका भी आयन इंटेंसिटी यहाँ स्पेक्ट्रम में दिखेगी। वो कैसे दिखेगी, y1 पहला रेजिड्यू है, छोटा सा मास होगा तो पहले इसकी ही दिखेगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये दिखा y1 का आयन इंटेंसिटी। उसी तरह से करस्पॉन्डिंग y2 की दिखेगी, फिर y3 की, फिर y4 की, फिर y5 की, फिर y6 की। तो इस तरह से बी आयंस और y आयंस के आयंस का स्पेक्ट्रम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में दिखेगा अगर किसी भी प्रोटीन और पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग करते हैं। तो ये तो बात हुई कि कैसे आयन स्पेक्ट्रम दिखता है अगर प्रोटीन सीक्वेंसिंग या फ्रेगमेंटेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस स्पेक्ट्रम से जो ये बना यहाँ पे, इससे कैसे हम सीक्वेंस मालूम करेंगे प्रोटीन की, पेप्टाइड की। तो इसकी भी हम बात करेंगे। अच्छा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए बात करते हैं कैसे प्रोटीन सीक्वेंस मालूम करते हैं फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं सिंपली बी आयंस का। तो B1, B2, B3, B4, B5, B7। अच्छा, यहाँ भी हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे गायब हो गया, B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है। तो अगर आप सीक्वेंस मालूम करना इस स्पेक्ट्रम से, तो आप क्या करेंगे, आपको बस कंपेयर करना है इस टेबल से और इस स्पेक्ट्रम से, ठीक। तो अगर आप देखें कि जो B1 है वो करस्पॉन्ड कर रहा है सिंगल एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू से ना, दैट इज सेरीन। तो जो B1 आयन है ये करस्पॉन्ड कर रहा है सेरीन रेजिड्यू से। चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेरीन। जो दूसरा आयन है B2, तो B2 करस्पॉन्ड कर रहा है सेरीन और एलेनिन से। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये आपको मालूम करना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि B2 में से B1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो B2 माइनस B1, तो क्या बचेगा, एलेनिन। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे दिखाएं कि अगर B2 से आप B1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एलेनिन। तो ये जो आयन है B2 रिप्रेजेंट कर रहा है एलेनिन को, ठीक है। उसी तरह से हम B3 माइनस B2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मेथायोनिन। तो इसकी अगर हम देखें तो B3 माइनस B2 दैट इज मेथायोनिन। तो B3 करस्पॉन्ड कर रहा है मेथायोनिन के। उसी तरह से अगर हम B4 में से B3 माइनस करें तो क्या बचेगा, क्योंकि एस एम दोनों कॉमन है तो P बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो गया P। उसी तरह से अगर हम B5 से B4 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, L, एंड देन फाइनली E, ठीक है। तो अगर हम B7 से B5 माइनस करेंगे तो इस तरह से इसका सीक्वेंस आता है अगर हम बी आयन स्पेक्ट्रम को देखते हैं। तो अगर इसको हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये आया हमारा एस है, ए, एम, पी, एल और ई, ठीक है। अब अगर इसको आप इससे कंपेयर करें, इससे, तो बिल्कुल से मैच कर रहा है। जो स्पेक्ट्रम हमने यहाँ से निकाला है और यहाँ से दोनों मैच कर रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस है। अच्छा, इसमें और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, बी आयंस के केस में जो पहला रेजिड्यू होगा जो कि B1 है,
वो हमेशा होता है एन टर्मिनल पे, ठीक है? तो जो B1 होता है रेज़िड्यू हमेशा वो एन टर्मिनल पे होता है। तो यहाँ पे सेरीन है तो सेरीन हो गया एन टर्मिनल पे और जो आखिरी वाला है वो सी टर्मिनल पे होगा। तो नॉर्मली जो प्रोटीन पेप्टाइड भी लिखते हैं उसमें यही नॉमेनक्लेचर यूज़ करते हैं कि लेफ्ट साइड पे एन टर्मिनल होता है और राइट साइड पे सी टर्मिनल होता है। तो इस तरह से बी आयन के स्पेक्ट्रम से हम प्रोटीन सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। अच्छा, वाई आयन के केस में क्या होगा? तो वाई आयन केस में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। तो इसको भी ज़रा देखते हैं। तो ये हमारा वाई आयन का स्पेक्ट्रम है और अगर आपको याद है तो यहाँ पे ये Y1 था, ये Y2 है, ये Y3 था, ये Y4 है और ये Y5 था और इसको Y6 है। कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही सेम लगेगा। Y1 एक रेज़िड्यू है तो ये करेस्पॉन्ड करेगा किससे? E से, ठीक है? अब Y2 अगर Y2 माइनस Y1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? L। तो ये जो रेज़िड्यू बचेगा हमारे यहाँ पे वो है L। Y3 माइनस Y2 करेंगे तो देखेंगे तो L E कॉमन है तो यहाँ पे बचा P। तो यहाँ पे जो रेज़िड्यू हमें बचेगा वो P है। इसी तरह से Y4 माइनस Y5 करेंगे तो क्या बचेगा? A, राइट? एंड देन Y5 माइनस Y4 करेंगे तो क्या बचेगा? नहीं, यहाँ पे कुछ वो हो गया। अगर हम Y4 माइनस Y3 करेंगे तो बचेगा हमारा M, ठीक है? और अगर Y5 माइनस Y4 करेंगे तो बचेगा A एंड देन फाइनली S, दैट इज Y6 माइनस Y5। तो अगर इसकी सीक्वेंस यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये हो गया E L P M A और S, ठीक है? अब अगर आप इसको कंपेयर करें इससे, इस वाले से, तो इससे ये मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंसिंग हमने की है ये गलत है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे हमने बी आयंस के केस में कहा था कि जो पहला रेजिड्यू होगा वो हमेशा एन टर्मिनल पे होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पहला रेजिड्यू होगा Y1 जो होगा वो हमेशा होता है सी टर्मिनल पे। तो ये याद करने वाली चीज है। तो जो Y आयन का जो पहला रेजिड्यू होगा वो होगा हमेशा सी टर्मिनल पे और जो अपोजिट वाला होगा वो हमेशा होगा एन टर्मिनल पे, ठीक है? तो अगर आप इसको अपोजिट एन टू सी फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो एस हो गया तो एस पहले आ गया, फिर ए हो गया, फिर एम हो गया, फिर पी हो गया, फिर एल हो गया, फिर ई हो गया। तो एन इधर आ गया और सी इधर आ गया, ठीक है? तो अब अगर आप इसको कंपेयर करें इससे तो बिल्कुल से मैच कर रहा है। तो सीक्वेंसिंग हमारी बिल्कुल सही है। तो जो इसमें याद करने वाली चीज क्या थी कि जो वाई आयंस में जो पहला रेजिड्यू होगा वो हमेशा सी टर्मिनल पे होता है, जबकि जो बी आयंस है उसमें उसका जो पहला रेजिड्यू होगा वो हमेशा एन टर्मिनल पे होता है। सो यप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।